हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। तो ये आपके हर चैप्टर के अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं और इसका पीडीएफ अभी तक आपको मिल चुका होगा और आज हम इसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो देखिए, मैग्नेट ब्रेन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टेस्ट पेपर आपके लिए 100% फ्री है, क्लास 3rd से लेकर 12th तक। तो अब आप ये जान लीजिए कि ये सिर्फ ये पेपर फ्री नहीं है, आपको इसमें जितना भी मटेरियल मतलब हमारे ये चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं मिलते हैं वो 100% फ्री मिलते हैं। और अब तो आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिलने लगी हैं। तो ये बुक्स और ई बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट की अवेलेबल है। इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट हमने आपको दिया है ताकि आपको पढ़ने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। साथ ही इसमें जितना भी अब इसको और ज़्यादा एफिशिएंट आपके लिए बनाने के लिए कि बहुत अच्छा तरीके से आप पढ़ सके, तो इसके लिए हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। जैसे कि आपका थ्योरी बुक्स होती हैं, फिर आपकी आती हैं एमसीक्यूज़ बुक, आपकी एक्सरसाइज बुक्स आती हैं, साथ ही सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स हैं, टेस्ट पेपर सोल्यूशन बुक्स हैं। तो सभी तरह की बुक्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब ये बात है कि ये बुक्स आपको मिलती कैसे हैं। तो ये बुक्स आपको मिलेंगी कैसे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास में एक फॉर्म दिया गया है, बस आपको उस फॉर्म को फिल करना है। जैसे ही आप उसको फिल करके सबमिट करेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी इसके लिए। तो बस इसको भी आप प्राप्त करके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो आते हैं आज पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। तो इसका पीडीएफ आपको मिला है, आप सोल्यूशन इसका रेडी कर चुके हैं। अब सोल्यूशन तो आपने कर लिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हैं। आपको जो मिला है पेपर, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के जो है आंसर क्वेश्चंस थे। तो अब आपने क्या किया, उसमें जो ऑब्जेक्टिव थे उसमें तो टिक मार्क था। सब्जेक्टिव लिखते समय क्या होता है, हम सभी के लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ पर जो आंसर लेके आऊँगी वो आपके आंसर से मैच नहीं करेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आंसर होना चाहिए। यानी कि लिखने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर होता है। तो अगर थोड़ा का आपका मैच नहीं करता, अब ये मत कहिए वर्ड टू वर्ड नहीं मिलाएंगे हम, थोड़ा बहुत तो हमारा जो है मैच नहीं करेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उस आंसर का होना ज़रूरी है। तो देखते हैं आज हमारी कौन सी क्लास है और कौन सा चैप्टर है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का अध्याय है आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी का है ये लिखा हुआ, हम इसे पढ़ चुके थे। तो अब फटाफट इसको हम सॉल्व करते हैं टेस्ट पेपर को। तो आप लोग सॉल्व कर ही चुके हैं, तो चलिए देखिए। सबसे पहले हमारे पास काव्यांश आया है। क्या काव्यांश है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, कहीं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो अब देखिए क्या हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी से बोला गया था आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो उनसे अब उन्होंने बोला कि भाई हमारे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज इतनी। अर्थात जो है ना मधुप, यहाँ पर मधुप कौन है, मधुप हमारे हैं कौन, जो खुद जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बोला जा रहा है कि किस तरीके से जो है जीवन की सारी चीज़ें, बीता हुआ समय जो है वो गुनगुनाकर सारी बातें कह गई, बत्तियां मुरझाकर गिर गई, अर्थात जो दिन थे वो बीत गए, सुख वाले दिन सब बीत गए। अब हमारे जीवन में इतनी कोई अनंत नीलिमा ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसको मैं लिखूं, और जब मैं लिखूंगा तो तुम देखोगे कि मेरी गागर रही थी, अर्थात मेरे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे देखकर तुम सुख पाओ, और कल को ऐसा ना हो कि मैं अपना सारा रस यानी कि अपनी सारी बातें बता दूं और तुम उससे आनंद पाओ। कहते हैं ना कि भाई हम अपने जीवन की बात किसी से कहें, सामने वाला उसको कैसे देख रहा है, को उससे हंसी मजाक उसको लेके मजाक ही उड़ाने लगे, तो क्या होगा, तुम तो उसमें क्या पाओगे, सुख पाओगे। अर्थात जो है लोग मेरी जो आत्मकथा है इसको पढ़कर कहीं ना कहीं सुख
सुख पाएंगे, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं लिखूं। भाई आत्मकथा क्यों लिखी जाती है? लिखने का कारण होता है कि कोई हमसे कुछ सीखे, कुछ पाए, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि हमसे कोई कुछ सीख पाए, कुछ पा पाए। ऐसा मेरे जीवन में कुछ भी है ही नहीं। तो अब इस पर हमारे पास प्रश्न क्या है? कवि ने यहाँ अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है? कौन से पक्ष का वो उल्लेख कर रहे हैं? सुखद पक्ष का, दुखद पक्ष का, बचपन का या वृद्धावस्था का? तो यहाँ पर वो उल्लेख कर रहे हैं दुखद पक्ष का, अर्थात उनके जीवन में दुख ही दुख है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो व्यक्त कर पाए। पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? मृत्यु की ओर, सूखे की ओर, ढलती उम्र एवं जीवन के आनंद की समाप्ति की ओर, जीवन की कठिनाइयों की ओर। तो यहाँ पर पत्तियों का मुरझाना कर रहा है कि मतलब अब मेरी उम्र ढल रही है। जो आत्मकथा का कौन लिखते हैं? जिनके जीवन में रस होता है, आनंद होता है, वो लोग लिखते हैं, और जिनके जीवन ढलने को होती है, उम्र बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पत्तियों का मुरझाना अर्थात जिनकी उम्र ढल जाती है, ऐसे लोग ही कथा का निर्माण करते हैं। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, अर्थात मेरी अभी जो उम्र भी डली नहीं है और जीवन के आनंद की समाप्ति भी नहीं हुई है। तो सही है पत्तियों का मुरझाना, तात्पर्य ढलती उम्र एवं जीवन के आनंद की समाप्ति। मधुप किसे गाया गया? मन रूपी भौरे, भौरे को, शहद पीने वाले को, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया था? मधुप अर्थात जयशंकर प्रसाद खुद, यानी कि उनका मन रूपी भौवरा जो है वो हर जगह अभी मंडरा ही रहा है, वो अभी शांत नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? मधुप मन रूपी भौरे को। कवि ने गागर रीति किसे कहा है? खाड़ी घड़े को, अभावपूर्ण जिंदगी को, अज्ञानता को, अपने रिक्त जीवन को। तो यहाँ पर गागर रीति उन्होंने बोला है अपने रिक्त जीवन को, अर्थात उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वो दूसरे लोगों को बता सके। यह किस युग की रचना है? यानी कि ये जो हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं, ये किस युग में रची गई है, आपको ये बताना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या आधुनिक युग? जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के हैं। अगर अब आप काल बोलोगे तो वो आधुनिक काल के आते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ हमने बता दी। अगर आपसे काल पूछा जाता है तो वो आधुनिक काल के कवि हैं, युग पूछा जाता है तो वो छायावादी युग के कवि हैं। अब हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न यानी काव्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो गए। अब बहुविकल्पीय क्या दिया है? कवि अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात कर रहे हैं? अब उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बोला कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, दुर्बलताएं हैं, मैं लिख दूंगा तो तुम आनंद पाओगे। तो अर्थात क्या है? यहाँ पर वो दुर्बलता लिखने की बात कर रहे हैं। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किसकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं? तो देखिए अब इसमें चीज़ क्लियर नहीं है। ये जो हमने ये पढ़ा है ना कि उनकी प्रेमिका है कि पत्नी है, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है हम क्या बोलेंगे कि ये किसके बारे में बात करें? वो कवि की प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक कवि को किस कारण लोगों ने धोखा दिया है? क्या कारण बताया गया है? चतुर स्वभाव के कारण, सरल स्वभाव के कारण, का और खा दो या इनमें से कोई नहीं। तो उनको धोखा मिला है वो है सरल स्वभाव के कारण, अर्थात उनका स्वभाव बहुत ही सरल है, इसलिए सभी ने उनको धोखा ही दिया है। कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? किस तरह का स्वप्न देखकर जागा? डरावना, सुखद स्वप्न, दुखद स्वप्न, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति नहीं हो सकती। तो रात में जब वो जागे थे तो वो कैसा था? ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हो सकती। तो वो देखकर एकदम चौंक कर जाग गए थे। कवि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी गाथाएं आज कहूं, इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? छोटे से जीवन अर्थात मेरा जीवन इतना छोटा है, ऐसा रहा है कि मैं इसके बारे में क्या लिखूं। तो ऐसा कहने से जयशंकर प्रसाद की क्या विशेषता निकलकर सामने आ रही है? वे बड़े कवि नहीं थे, वे बहुत विनम्र थे, उनको अहंकार छू तक ना पाया था। उन्होंने अभी अभी साहित्य जगत में कदम रखा था। वे अपने आप को बड़ा साहित्यकार समझते थे। तो इसमें सही हमारा जो है वो है सेकंड ऑप्शन, वे बहुत विनम्र थे और उनको अहंकार छू तक ना पाया था। अब यहां से हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको वर्णनात्मक प्रश्न जिसे हम बोलेंगे, यहां पर अब आपको डिटेल में पूरा आंसर देना है। क्या है? आत्मकथ कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है
वह उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हमने जब इनका ये आत्मकथा पढ़ी तो हमें ये चीज़ दिखाई दिया कि उन्होंने ज़्यादा चीज़ों को बताया नहीं, अपने आप को बहुत सरल और सहज बताया है, क्योंकि उन्होंने बताया मेरे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिससे कोई प्रेरणा ले सके, जिसलिए मैं आत्मकथा लिखूं। तो यहाँ पर वही चीज़ हमें ईमानदारी और साहस का भी प्रमाण मिल रहा है कि अपनी वो सारी दुर्बलताएं, अपनी वो कमियों को यहाँ लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत भी कर रहे हैं। आपको यही चीज़ यहाँ पर बतानी है। कैसे? देखिए, आत्मकथ कविता के माध्यम से कवि प्रसाद ने अपनी भूलों को स्वीकारने, यानी कि उन्होंने जो गलतियां करी हैं उसे, अपने जीवन की असफलताओं का वर्णन और सफलता के कारण धोखा खाने की ये स्वीकारोक्ति करने के अलावा वर्तमान के यथार्थ स्वीकार कर साहसपूर्ण कार्य किया है। मतलब वो लिख कर ये चीज़ बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, उन्हें जो सफलताएं प्राप्त हुई इससे लोगों ने उनका फ़ायदा भी उठाया है और उन्हें बहुत सारी असफलताएं। अब ये सारी चीज़ों का स्वीकार करना ही बहुत बड़ा साहसपूर्ण कार्य होता है। ये चीज़ उन्होंने सारी दुनिया के सामने स्वीकार किया है। कवि द्वारा यह कहना छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। किस चीज़ का प्रमाण है? उनकी ईमानदारी। मतलब सारी चीज़ें उन्होंने ईमानदारी से भी बता दी और स्वीकार किया है अपनी गलतियों को। इससे बड़ा साहस क्या हो सकता है? अनुरागनिया ऊषा लेती जिन सुहाग मधुमाया में के आलोक में कवि अपनी पत्नी के विषय में क्या कहना चाहता है? तो हमने क्या बोला था? पत्नी है, प्रेमिका है, कुछ ही चीज़ क्लियर नहीं है। तो ये चीज़ आप दोनों के ही हेड में ले सकते हो। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो अपनी प्रेमिका या पत्नी के बारे में? अनुरागनी उषा लेती जिन सुहाग मधुमायाम के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। उसके कपोल इतने लाल और सुंदर थे कि प्रातःकालीन उषा भी उससे लालिमा लेकर अपनी सौंदर्य वृद्धि करती थी। यानी वो इतनी सुंदर थी, उसके गाल इतने सॉफ्ट थे, इतने लाल थे कि सुबह सुबह जो उषा की लालिमा होती है वो उषा भी उसके गालों से लालिमा लेकर सुंदरता प्राप्त करती थी। अर्थात कवि की पत्नी उषा से अधिक सुंदर थी। उषा यहाँ कोई स्त्री नहीं, प्रातः सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, आकाश में जब एक तरफ लालिमा होती है पूरब की तरफ और पूरा आकाश काला होता है, तो वो लालिमा के समय का वो टाइम होता है उषा का। तो उषा भी सुंदरता किससे लेती है? पत्नी से लेती है। कवि के लिए सुख दिवा स्वप्न बनकर रह गए, स्पष्ट कीजिए। क्या दिया है? सुख दिवा, यानी सुख के दिन स्वप्न बनकर रह गए, यानी सपने बनकर रह गए, यानी कि खुशी के दिन उसके लिए क्या है? वो सपने के समान हो गए हैं। क्या है? कवि ने जन सामान्य की भांति ही सुखमय जीवन जीने की आकांक्षा पाल रखी थी। जैसे सभी लोग बोलते हैं कि मेरा जीवन सुखमय रहे, ऐसा जयशंकर प्रसाद भी चाहते थे, परंतु वे सुख उनके लिए स्वप्न की भांति साबित हुए। मतलब जैसे सपना होता है ना, आँख खुले टूट जाता है, उसी तरीके से उनके लिए वो सुख के दिन भी स्वप्न की भांति थे। मतलब जब तक बहुत ही कम समय के लिए थे वो, जो उनको कभी प्राप्त नहीं हुए। वह आंख खुलते ही स्वयं ही जीवन के कठोर धरातल पर पाता है। उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ सुख के पल बिताए जो क्षणिक थे। पत्नी की आकस्मिक मृत्यु के कारण वह सुख दिवा स्वप्न बनकर रह गए। अर्थात वो कुछ समय के लिए जो पत्नी उनके साथ थी, बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई, वो सारे स्वप्न के जो अच्छे सुख के दिन थे वो स्वप्न की भांति टूट गए, जैसे ही आंख खुली टूट गए। कवि ने अपने जीवन की उज्जवल गाथा किसे कहा है? उज्जवल गाथा वो किसको बोल रहे हैं? कवि ने जीवन में कुछ सुखमय पल आए थे, उसके जीवन में भी प्रेम भरी मधुर चांदनी रातें आई थी। उसने प्रेम के इस उज्जवल क्षणों को अपनी पत्नी के साथ बिताया, उसके साथ हंस हंस कर खिलखिलाकर बातें की। पत्नी के साथ बिताए गए इन सुखपल पलों को उन्होंने उज्जवल गाथा कहा। मतलब जितने समय तक पत्नी उनके साथ थी, जीवित थी, बस उसी समय को उन्होंने क्या बोला है? उज्जवल गाथा बोला है। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो उज्जवल गाथा उनकी खत्म हो जाती है, उनका स्वप्न टूट जाता है। तो सुख के वो दिन ही इनकी उज्जवल गाथा थे। उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कवि अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता। सॉरी, हमें यहाँ पर बताना है जो चीज़ों बातों को कवि लिखना नहीं चाहते हैं वो बातें। अर्थात जैसे कवि अपनी आत्मकथा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता। जैसे वह अपनी सरलता जो कुछ दुखों के कारण रही है का उल्लेख नहीं करना चाहता।
बहुत ही सरल हैं और उनका दुखी उनसे उपजे हैं, इसलिए उनको नहीं बताना चाहता। वह अपने जीवन में की गई ना तो भूलों को दिखाना चाहता है और ना ही दूसरे के छल कपट को दिखाना चाहता है। उन्होंने बोला ना कि मैं आत्मकथा किस लिए नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिखना चाहता, यानी कि जो छल कपट और जो गलत कार्य किए हैं मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहता हूँ। वह अपनी प्रेयसी के साथ बिताए सुखमय पलों को सबसे नहीं कहना चाहता, अर्थात मैंने जो अपनी जितने भी पल अपनी प्रेयसी या पत्नी के साथ बिताए हैं उन पलों को मैं सबके साथ साझा नहीं करना चाहता। वह अपने जीवन के दुर्बल पक्षों का भी उल्लेख नहीं करना चाहते, जो उनके जीवन के जो कमज़ोर एसेंट रहे हैं उनके बारे में भी वो नहीं बताना चाहते हैं। कवि किसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहते और क्यों? किसका हंसी वो नहीं उड़ाना चाहते और क्यों नहीं उड़ाना चाहते? कवि अपना जीवन अत्यंत सरलता से जिया है। इस अत्यधिक सरलता के कारण उसे अपनों के छल कपट और प्रपंचों का शिकार होना पड़ा। इस पर भी कवि अपनी सरलता का उपहास नहीं उड़ाना चाहते, भले ही यही सरलता उनके अनेक कष्टों का कारण बना हो। भाई बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे जयशंकर प्रसाद, और कहते हैं ना जो सीधा सरल व्यक्ति होता है उसका फायदा ये समाज बहुत उठाता है। तो इसी तरीके से जयशंकर प्रसाद जी के साथ हुआ, जो जैसे जयशंकर प्रसाद सीधे और सरल थे तो उनकी सरलता और सीधापन का फायदा उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोगों ने उठाया। तो उन्होंने बताया कि मैं इसी चीज़ का जो है उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, और अगर मैं उल्लेख कर दूंगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे, यही चीज़ मैं नहीं उल्लेख करके और हंसी उड़वाना नहीं चाहता हूँ। तुम ही खाली करने वाले के माध्यम से कवि किन से क्या कहना चाहते? अब तुम ही खाली करने वाले से किसके लिए कह रहे हैं और क्या खाली करने की बात कह रहे हैं, क्या है? तुम ही खाली करने के माध्यम से कवि अपने मित्रों को कहना चाहता है कि उसने आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे हैं। भाई उनसे आत्मकथा लिखने का आग्रह किसने किया था जयशंकर प्रसाद से? उनके कुछ मित्रों ने। तो वही चीज़ उन्होंने बोली कि तुम्ही ने यहाँ पर आत्मकथा लिखने का आग्रह किया है। कवि उनसे कहना चाहता है कि मेरी आत्मकथा मेरे जीवन का कटु अनुभवों को सुनकर तुम यह ना समझ बैठो कि मेरे जीवन में रसहीन बनाकर सूखा भरने वाले तुम स्वयं ही हो। अर्थात यहाँ पर मैं अपनी आत्मकथा लिखने बैठूंगा तो मैं अपने जीवन में जितनी भी रस है, जो कुछ भी है, मैं सब लिख दूंगा। तो अंत में ऐसा ना हो तुम ये सोचो कि तुमने मेरे जीवन से सारे रस को खाली कर दिया है, ऐसा नहीं करना। तो ये चीज़ें इन्होंने किससे बोली हैं? अपने मित्रों से बोली है, और साथ ही बोला है ऐसा नहीं कि मैं आत्मकथा में लिख दूंगा तो मेरे जीवन का सारा रस समाप्त हो जाएगा। फिर है आत्मकथ कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ आत्मकथ कविता के माध्यम प्रसाद जी के व्यक्तित्व के झलक के बारे में बताना है। तो व्यक्तित्व कैसा है? सीधा है, सरल है, सहज है, इसी तरीके का है। तो वही चीज़ें आपको बतानी है। तो जो चीज़ निकल के आ रही है हमने यहाँ पॉइंट्स में दे दिए हैं आपको। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं की झलक मिलती है। पहली हमारे पास है विनम्रता। प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों के प्रमुख स्थान रखते हैं, फिर भी वे अत्यंत विनम्र थे। भाई इतनी बड़ी पोस्ट, छायावाद कहते हैं ना, छायावाद का जो इमारत है उसका एक पिलर माना जाता है उनको, और तब भी वो बहुत विनम्र थे। वे अपने जीवन की उपलब्धि हीन मानकर कहते हैं छोटे से जीवन की कैसी बड़ी गाथाएं कहूँ। इतने बड़े साहित्यकार होकर वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, कैसे मैं ये सारी कथाएं कहूँ। फिर है दूसरा सरल स्वभाव। हमने बताया ना बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे। प्रसाद जी सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। वे अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहते। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तो यहाँ पर बहुत ही सरल जीवन रहा उनका, जिसकी वजह से लोगों ने उनका फायदा भी उठाया। ये बात बताकर वो समाज में हंसी नहीं उड़वाना चाहते हैं। फिर है यथार्थता, यानी कि जिसे आप रियलिस्टिक बोलते हैं, तो वो बहुत रियलिस्टिक थे। जैसे प्रसाद जी यथार्थवादी थे। वे यथार्थ को स्वीकार कर कहते हैं तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो यह गागर रीति। तो मतलब वो एक्चुअल लाइफ में, वास्तविकता में जीने वाले व्यक्ति थे। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम सुख पाओगे, अर्थात तुम मेरे जीवन की कहानी पढ़कर सुख पाओगे और देखोगे कि ये गागर तो रीति है, अर्थात इसके अंदर कुछ भी नहीं है। प्रश्न संख्या 19 है कवि के मित्र उससे क्या आग्रह कर रहे हैं, वह इस आग्रह को पूरा क्यों नहीं करना चाहते हैं।
क्या आग्रह कर रहे हैं? आत्मकथा लिखने के लिए, और वो नहीं पूरा करना चाहते प्रसाद जी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि दूसरे लोग जानकर उससे कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें या कुछ सीख सकें, इसलिए वो लिखना नहीं चाहते। तो क्या है देखिए, कवि के मित्र उससे ये आग्रह कर रहे हैं कि कवि अपनी आत्मकथा लिखे। कवि उनका यह आग्रह इसलिए नहीं पूरा करना चाहता था क्योंकि इससे पहले अनगिनत लोगों ने आत्मकथा लिखी, उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ साथ दुर्बलताओं का भी उल्लेख किया, जिससे वे उपहास का पात्र बन गए। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी जिसमें उनके अनुभव थे, उनकी दुर्बलताएं थी, तो लोगों ने दुर्बलताएं देखकर हंसी उड़ाई और उपलब्धियां देखकर उनसे अनुभव प्राप्त किया, मगर ये सब उनके जीवन में नहीं है, तो वो लिखकर क्या करेंगे? अगला प्रश्न है, असंख्य जीवन इतिहास कहकर कवि किस ओर संकेत करना चाहता है? क्या है? असंख्य जीवन इतिहास अर्थात बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन परिचय दिया है, अपना जो है आत्मकथा लिखी है, ये बताया है। तो यहाँ कह रहे हैं असंख्य जीवन इतिहास कहकर कवि उन अनगिनत लोगों की ओर संकेत करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें अपनी दुर्बलताओं का उल्लेख किया है और उन्हें लोगों ने व्यंग्यमलिन उपहास का सामना करना पड़ा है। भाई, हम आत्मकथा का मतलब है कि हम सब कुछ लिखते हैं, तो जो दुर्बलताएं होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं, तो लोग देखकर उपहास भी करते हैं, और जिनकी अच्छी अच्छी उपलब्धियां होती हैं लोग उनसे एक्सपीरियंस भी लेते हैं, अनुभव गेन करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते भी है। तो यहाँ पर असंख्य जीवन इतिहास का तात्पर्य क्या हुआ? वो अनगिनत लोग जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो इस तरीके से इस पार्ट का हमारा पूरा हमने फटाफट टेस्ट पेपर सॉल्व कर दिया। तो इसी तरह एग्जाम हो, टेस्ट हो, आपको इसी तरह फटाफट टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन तो दे ही रहा है, लेकिन अब साथ ही साथ आपके लिए ई बुक्स और बुक्स भी लेकर आया है। ये बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट के लिए मिलेंगी। इसको हमने बहुत अच्छा कंटेंट भी दिया है और साथ ही साथ इसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड भी किया है। ये कैटेगरीज जैसे आप देख लीजिए, थ्योरी, हमारी थ्योरी बुक हो गई, एमसीक्यूज बुक्स हैं, आपकी सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स हैं, तो बहुत तरह की बुक्स अलग अलग हम आपके लिए लेकर आए। तो ये बुक्स प्राप्त करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, इसको आप फिल करके सबमिट करिए। जल्दी हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी इन बुक्स के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।